बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 में रेस्पिरेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन की थी और उसके साथ साथ हमने ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो प्रोसेस है जिसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एरोबिक रेस्पिरेशन पे जरा फोकस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वही बात, इंट्रोडक्शन तो देना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मे बी उन्होंने लास्ट वीडियो ना देखी हो। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सिंपल वन के अंदर और उससे क्या ली जाती है? उससे ली जाती है प्यारे बच्चों एनर्जी, प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? एनर्जी। अब चूंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रही है तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक हो गया, कैटाबॉलिज्म होता है, चीजों को तोड़ा जाता है। सेलुलर एक्टिविटीज को या लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए खुराक को तोड़ना है और उस खुराक से क्या लेनी है? एटीपी लेनी है, एनर्जी लेनी है। इसी तरह से इसकी दो टाइप्स थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी आपके पास है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस मिसिंग है, व्हाइल इन द केस ऑफ एरोबिक ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। जो टोटल ग्लूकोज के अंदर एनर्जी मौजूद होती है सिर्फ उसका 2% ही जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में गेन किया जाता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में तकरीबन 98% जो एनर्जी होती है ग्लूकोज के अंदर उसको जो है वो ग्रैब कर लिया जाता है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बता दिया दो तरह के रिएक्शन है, एक आपके पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा कौन सा था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस, उधर भी था क्योंकि ये सेम प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरोबिक एसिड बनेगा तो पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों क्रेब्स साइकिल के अंदर भेजा जाएगा जो मटेरियल होगा और उस क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी को जो है वो जनरेट कर लिया जाएगा और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एंड और आप कह सकते हैं 38 एटीपीज देता है। 36 एटीपी इन यूकैरियोट्स एंड 38 एटीपी इन प्रोकैरियोट्स जो है ना वो मिलते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी दे रहा है आपके और मेरे सेल्स के अंदर? ये पूरे का पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आज की और कल की वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने जा रही है। हमारी मेन फूड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम खाते हैं और ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा किसके अंदर? पायरोबिक एसिड के अंदर। और उसके बाद उस पायरोबिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, उसको क्रेब साइकिल में भेजा जाएगा और अल्टीमेटली उसको तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी जो है वो ली जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस में 36 एटीपी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे होता है ये प्रोसेस? हम स्टार्ट करते हैं कि ये आपके पास है ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड है। जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और इससे हमें नेट जो चीज मिलती है वो क्या मिलती है? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है पायरोबिक एसिड। पायरोबिक एसिड जब एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा बनता है तो इस पायरोबिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है और फिर ऑक्सीडेशन की जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन, ये PAO। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस ये वाला जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स या एक मॉलिक्यूल को, चले फिलहाल के लिए हम एक को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पायरोबिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें से ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में से ये देख लें NAD पॉजिटिव आएगा, वो NADH बना देगा। ये NADH यानी कि उसका जो H है वो किधर आ जाएगा? इसको एंजाइम ने ले लिया, NAD पॉजिटिव ने ले लिया, NADH बना दिया। ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, एनर्जी को कैप्चर करने का ये भी एक जरिया होता है। और इसके बाद ये क्या बनता है? CH3, C डबल बॉन्ड O और जो कि H अब इसके पास नहीं है, H इसने ले लिया तो ये बॉन्ड आपके पास एज इट इज रह जाएगा। इसके अंदर क्या ऐड किया जाएगा? को एंजाइम A, तो ये बन जाएगा CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए बनवाने का मकसद क्या है प्यारे बच्चों? ये जो पायरोविक एसिड है ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आ सकता। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए सबसे पहली बात है कि एक कार्बन लूज करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसको एक कोएंजाइम का सहारा लेना पड़ेगा और उस कोएंजाइम का नाम है कोएंजाइम ए। जब ये कोएंजाइम ए इसके साथ आता है तो यहां से एक नया रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या बनने जा रही है? फर्दर एटीपी और एनएडीपीएच बनने जा रहे हैं। जितने ज्यादा एनएडीएच बनेंगे, सॉरी एनएडीएच एनएडीपीएच नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपके पास होता है ना एनएडी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये फास्फोराइलेटेड नहीं होता, यानी कि इसके पास फास्फेट नहीं होती, लेकिन यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनएडीपी की फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रन होगा, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज में जो बची खुची भी एनर्जी थी, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? निकाल लिया जाएगा। सो अब चूंकि दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां पर ये दो होंगे, ये भी दो होंगे, ये भी दो, ये दो NADH, दो NAD पॉजिटिव, दो ये, और इसी तरह से दो। तो इसका मतलब है एक ग्लूकोज से कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे? 2। याद रख लीजिएगा, क्योंकि दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो क्रेब्स साइकिल है इसका दूसरा नाम TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो यहीं से मैंने एक की बनाई है एट द एंड, इंशाल्लाह आपको ये निमोनिक्स से बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, पहले से मौजूद इस साइकिल के अंदर पहले से मौजूद एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। इसके साथ क्या मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल को ए जब इसके साथ मिलता है तो इसमें से वो, ये देखिएगा, ये 2 कार्बन इसको दे देगा और इससे एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या होगा? सिट्रेट, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं और यहां से आपके पास कोएंजाइम ए जो है वो निकल जाएगा। अब एंजाइम का काम क्या होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाना और खुद उसमें से क्या करना? निकल जाना। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्या हुआ? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल को ए मिला तो यहां से ये आपके पास कोएंजाइम ए निकल गया और सिट्रेट जो है वो बन चुका है। अब सिट्रेट क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑब्वियस सी बात है कि 4 कार्बन ये हैं तो एसिटाइल को ए के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O COA, अगर ये COA बाहर निकल जाएगा तो पीछे 2 कार्बन इसमें ऐड होकर क्या बनता है? 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड जब बनता है तो यहां पर पहली दफा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो 1 कार्बन इसमें से निकलती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? सिट्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक कार्बन जो है वो निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और यहां पे क्या बनेगा? ये यहां पे मैं साथ साथ एरो भी लगाता जाऊं, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा? NAD पॉजिटिव आएगा और वो क्या बनवा देगा? NADH, एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनवा देगा। तो यहां पर भी एनर्जी को क्या कर लिया गया है? कैप्चर कर लिया गया है। अब देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो आपके पास रिएक्शन होता है, कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें खुराक की ऑक्सीडेशन होती है। खुराक में से जो है वो मतलब कि एनर्जी रिच कंपाउंड निकाल लिए जाते हैं और वो किस फॉर्म के अंदर है? NADH की फॉर्म के अंदर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिट्रेट जो है ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटा रेट। अब अल्फा कीटो ग्लूटा रेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है। तो अब क्या होगा? यहां पर फिर से एक कार्बन रिड्यूस की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो यहां से रिलीज हो जाएगी। ये पूरा रिएक्शन इंशाल्लाह एट द एंड में आपको करके भी दिखाऊंगा। जब ये यहां से रिलीज होगी तो पीछे कितने रहेगी? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो बनेगा, लेकिन ये एक मल्टी स्टेप है। यहां पर क्या होगा? NAD पॉजिटिव आएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा? NADH के अंदर। यहां पर फिर से एनर्जी को क्या कर लिया गया है? कैप्चर कर लिया गया। अब प्लस इसके अंदर क्या डाला जाएगा? कोएंजाइम ए। इसको कोएंजाइम ए दिया जाएगा। अब देखें ना, उससे 2 चीजें ली जा रही हैं, एक हाइड्रोजन भी लिया जा रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जा रही है। वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरे से तो हर चीज छीनी जा रही है। चलो, कंपनसेशन के लिए उसको थोड़ी देर के लिए कोएंजाइम ए दे दिया जाता है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए।
सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब जब ये बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, तो यहां पर क्या होता है, इन्होंने एक स्टेप इस बुक में जो है वो मिस कर दिया हुआ है, लेकिन अब चूंकि बुक पे बना हुआ है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी बॉन्डिंग की टूटने की जो एनर्जी होगी, इससे क्या बनाया जाएगा, एडीपी प्लस पीआई को जोड़कर बनाया जाएगा एटीपी का एक मॉलिक्यूल। अब इस बुक के अंदर जीटीपी का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से बता देता हूँ जैसे बुक के अंदर बताया गया। ये होती है, आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल जो है वो फास्फोराइलेशन होती है कि एनर्जी रिच कंपाउंड बनाया जाता है। तो सक्सिनाइल को ए से क्या बन रहा है, एटीपी का एक मॉलिक्यूल बन रहा है इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। जैसे ये बनेगा तो यहां से कोएंजाइम ए जो है वो निकल आएगा, ठीक हो गया, और ये किस में चला जाएगा, सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड के अंदर, सक्सीनेट के अंदर चला जाएगा। ये भी आपके पास क्या होगा, 4 कार्बन है, तो कोएंजाइम ए जो है वो यहां से क्या हो गया, उतर गया। तो जो कोएंजाइम यहाँ पे ऐड किया था वो यहां से रिमूव हो गया है। जब ये सक्सीनेट बनता है, सक्सीनेट बनने के बाद इसने किसके अंदर जाना है, फ्यूमारेट के अंदर। लेकिन ये फ्यूमारेट के अंदर ऐसे नहीं जाएगा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज बनवाएगा फ्यूमारेट। ये यहाँ पे क्या चीज बनवाएगा, FAD पॉजिटिव आएगा और वो किस में तब्दील हो जाएगा, FADH2 के अंदर। ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो एक यहाँ पर FADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो बन चुका है सक्सीनेट से किस में जाते हुए, फ्यूमारेट के अंदर। अब फ्यूमारेट के अंदर क्या ऐड किया जाएगा, सिंपल वाटर ऐड किया जाएगा। वाटर ऐड किया जाएगा तो ये किस में बन जाएगा, मैलेट के अंदर या मैलिक एसिड। मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इस मैलेट से क्या होगा, NAD पॉजिटिव आएगा और वो यहां से हाइड्रोजन ले लेगा NADH की शक्ल में, ठीक है। इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। सो इस तरह से ये पूरे का पूरा साइकिल अगेन एंड अगेन रन करता रहता है। जितने एसिटाइल को ए आते जाएंगे उतनी आपके पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती जाएगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती जाएगी, उतने एसिटाइल को ए बनते जाएंगे। जितने एसिटाइल को ए बनते जाएंगे उतना क्रेब्स साइकिल रन करता जाएगा। अब एसिटाइल को ए किस किस से बन सकता है वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो एक प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका हूँ कि एक आपके पास होता है ग्लूकोज एसिटाइल को आता है, एक लिपिड की ब्रेकडाउन से आता है, और एक कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जब उनकी ब्रेकडाउन होती है उससे आ जाता है, ठीक है। तो एसिटाइल को ए आया तो इसका मतलब है क्रेब्स साइकिल जो है वो क्या करेगा, रन करेगा। अब देखें, जब भी हम रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि ये आपके पास क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किस में जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। कितने ATP, 36 ATP। जो दो चीजें हैं वो तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि ग्लूकोज के अंदर 6 मॉलिक्यूल है, तो मैंने बोला इसमें से 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। तो देख लेते हैं जी, पहले 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे निकल रही है, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। पीछे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, 4, ठीक है। एक ये निकल गई, 3 हो गया, और एक ये निकल गई, 4। पीछे कितनी रहेगी, 2। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये साइकिल 2 दफा रन होगा तो इट्स मीन यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 ये, और इसी तरह से 2 ये, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास निकल चुकी हैं। और इससे आपको कितनी मिलेगी, 36 ATP मिलेंगे। आप ये काउंट भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। एक NADH कितने के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर। तो यहाँ पर 2 NADH हमें ये मिल रहे हैं, 2 ये मिल रहे हैं, 2 ये मिल रहे हैं, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 NADH हैं। तो सीधी सीधी आपके पास 30 ATP तो ये बन गए, ठीक हो गया। उसके बाद 2 ATP आपके पास ये हैं, 30 और 2 कितने हो गए, 2 ATP ये हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह से 2 ATP आपके पास ये हैं, कितने, 34 हो गए। और ये आपके पास FADH2 जो है ना वो 2 ATP के बराबर होता है। तो 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो टोटल कितनी होगी, 4 ATP ये होगी, तो 38 ATP बन गए। लो जी, मैंने आपको बोला था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कितनी ATP बनती है, 38 ATP बन गई है, ठीक है। तो ये आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। आपने याद रखना है एक NADH कितने के बराबर है, 3 ATP के, एक FADH 2 ATP के, और ATP ऑलरेडी यहाँ पे जो बनी हुई है वो भी आपने याद रख लेनी है, ठीक है। पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में हर चीज 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्रेब्स साइकिल भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको जरा काउंट कर लीजिएगा, ये 38 ATP बनेंगे। लेकिन हमारे सेल में 36 ATP क्यों बनते हैं, क्योंकि ये आपके पास ये जो बाहर बन रही है ना NADH, इनको सेल के अंदर लाने के लिए क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाती है ATP की। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे अंदर नेट यील्ड 36 ATP होती है। ये एनर्जी बजट था। इंशाल्लाह
एक NADPH से 3 ATP और एक FADH से 2 ATP कैसे बनते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और बाकी रही इसके निमोनिक्स की बात कि ये पूरा रिएक्शन आपको अगर याद रखना है तो उसके लिए आप ये की लिख लें, सिट्रस केप्ट इन सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लूइड हैविंग मोर ऑक्सीजन, सिट्रस सिट्रेट केप्ट कीटोग्लूटारेट सुपर सक्सिनाइल स्ट्रॉन्ग सक्सिनेट, F for fluid और F for fumarate, having more malate, O for oxygen oxaloacetate। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अंदर जो दो बातें हैं वो ये हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन किस किस प्रोसेस पर होती है, एक पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन के प्रोसेस पर, एक पहला सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए एंजाइम ए की जब फॉर्मेशन होती है तो दोनों जगहों पर क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह।